हेलो बच्चों, राधे राधे। जैसा कि आज हम प्रारंभ करने वाले हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। अधिकांश बच्चे अक्सर बोलते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम रहती है। चाहे वो 11th क्लास का बच्चा हो, जब 10th पास करके 11th में आया है तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। और जब वो 12th क्लास तक भी जाता है तब भी उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टिपिकल सब्जेक्ट के रूप में उनके सामने आ जाती है और वो अक्सर परेशान रहते हैं कार्बनिक रसायन से। तो देखिए, कोशिश करता हूं मैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको एकदम आसान तरीके से सिखाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, नए बच्चे जो 10th क्लास से पास आउट होकर के 11th क्लास में आए, सबसे ज्यादा समस्या इनके पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रारंभ कैसे करें, कहां से इसका प्रारंभ करें और किस प्रकार इसको हम आसान बना सकते हैं। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हम बिल्कुल बेसिक से, जहां से ABCD सीखी जाती है, ये आप ये समझ के चलो कि ये आपकी पहली LKG UKG की क्लास है। और उसी तरीके से हम, क्योंकि 10th के बाद जैसे ही आप 11th में आए, आपका एकदम स्टैंडर्ड सिलेबस, सारी चीजें एकदम से चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम इसको बिल्कुल हल्के आसान भाषा में और बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मतलब कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। अब सवाल आता है यहाँ पर कि कार्बनिक रसायन है क्या। तो कार्बनिक रसायन का सिंपल सी भाषा में अगर हम अर्थ निकालें तो ये रसायन विज्ञान की ही एक ऐसी ब्रांच है, रसायन विज्ञान की ही एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कौन से कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं? तो हम कार्बनिक यौगिक का इस रसायन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि ये कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में महत्वपूर्ण एलिमेंट्स जो है, जिसका होना जरूरी है अगर वो कार्बनिक यौगिक है, तो वो कार्बन तत्व। तो इसका मतलब कार्बन तत्व अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और उससे जो यौगिक बनेगा वो कार्बनिक यौगिक होगा। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आपसे एक प्रश्न सीधा सीधा सा यहाँ पर बनता है कि कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन तत्व है, ये अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन तत्व है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे सल्फर है, या जैसे हैलोजन है। हैलोजन की बात करते हैं तो आपके पूरी आवर्त सारणी में 4 प्रकार की हैलोजन आती है: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनके साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? तो देखिए, कार्बन क्या करता है, कार्बन इन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 4। तो ये जो आउटर सेल है इसका, इस आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके में 4 है। अतः ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये किसी अन्य एटम परमाणु के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो ये कितना साझा कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। तो यहाँ कार्बनिक यौगिक में वो बॉन्ड कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा वहां सह संयोजक बॉन्ड। ये सहसंयोजक बंध होते हैं कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत। तो एक प्रश्न तो ये यहाँ पर पूछा जाता है, कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध होता है? तो कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध। क्योंकि यहाँ ये अन्य
परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, और साझे से जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजक बॉन्ड, इसी को कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इंग्लिश के अंतर्गत। अब देखिए, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, तो ये मैक्सिमम कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं चतुसंयोजी परमाणु। कार्बन एक कैसा परमाणु है? तो चतुसंयोजी परमाणु है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन एक 4 हाथों वाला देवता है, और देवता की पावर तो सबसे ज्यादा होती है ना, तो ये भी एक देवता का रूप है। मतलब कार्बन जो है उसके पास कितने हाथ है? उसके पास 4 हाथ है, तो चारों हाथों उसके साथ किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं चतुसंयोजी परमाणु। अर्थात आपसे कहा जाए कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। 4 संयोजकता इसीलिए क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ही किसी अन्य परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन कितना कर सकते हैं? 4। तो 4 सहसंयोजक बंध एक कार्बन परमाणु बना सकता है। ये तो बात हुई इस कार्बन की। अब बात आती है कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण, देखो प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक तैयार किया गया था, उसका संश्लेषण किया था, तो वो कार्बनिक यौगिक कौन सा था और किस प्रकार किसने उसका संश्लेषण किया था? तो एक बहोलर नाम के वैज्ञानिक हुए, और ये बहोलर ने प्रथम प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रारंभ से हम बात कर रहे हैं, तो एक एक चीजों को, जो आपकी टिपिकल जो चीजें लगती है ना, वो आगे चल के आसान आपको लगने लगेगी, चाहे वो अभिक्रियाओं से संबंधित चीजें हो, चाहे मैकेनिज्म से संबंधित चीजें हो, चाहे आईपीसी नाम से संबंधित चीजें हो। मतलब टोटली आपके 11th से 12th क्लास तक एकदम आसान तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगने लगेगी। तो बॉहलर ने प्रयोगशाला में सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया था वो कौन से का था? यूरिया का। इसने क्या किया? अकार्बनिक यौगिक था एक अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO, अमोनियम साइनेट। ये जो अमोनियम साइनेट था, इसको इसने गर्म किया, और जब इसने इसको गर्म किया तो ये एक नए कंपाउंड जिसे यूरिया कहा गया उसमें कन्वर्ट हो गया। तो अमोनियम साइनेट किस में बदल गया? यूरिया में। अब ये अमोनियम साइनेट तो अकार्बनिक यौगिक है, जबकि यूरिया आपके कौन से यौगिक में आता है? कार्बनिक यौगिक में। क्योंकि यहां पर कार्बन की अन्य परमाणु के साथ जो बॉन्डिंग हो रही है वो सहसंयोजक बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बन रहे हैं, जबकि यहाँ अमोनियम NH4 प्लस आयन है और साइनेट CnO माइनस है, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड हो रही है। ये आपका अकार्बनिक यौगिक में है और ये कार्बन। तो पहला वॉलर ने प्रयोगशाला में जो निर्मित कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा था? यूरिया था। अब दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों की संरचनाएं अलग अलग है, प्रॉपर्टी अलग अलग है, गुण धर्म अलग अलग है, लेकिन यदि इनके नंबर ऑफ एटम की बात करें तो इसमें भी 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, इसमें भी 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है, और इसमें एक ऑक्सीजन है, और इसमें भी। इसका मतलब इसका जो अणु सूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सेम है, लेकिन दोनों कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इस तरीके से पहला कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? वॉहलर के द्वारा किया गया था। अब हम यहां से प्रारंभ आगे करते हैं कार्बनिक
यौगिकों की हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे शुरुआत जो होती है वो आपके हाइड्रोकार्बन से होती है, क्योंकि जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक हम पढ़ेंगे वो सभी आपके हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से निर्मित यौगिक होंगे। उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न। तो जब हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन सी मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बॉन्डिंग होगी। कार्बन और हाइड्रोजन के सहसंयोजक बंध से निर्मित यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में बांटा गया है। एक आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और दूसरे आपके कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए फुल फ्लैश इनके नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। यहाँ तो हमको ज्यादा से ज्यादा इनको समझने का प्रयास करना है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं आपके संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये एकल बॉन्ड वाले होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें या तो द्विबंध प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड, या उनमें त्रिबंध प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्बन परमाणु आपस के सहसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ भी पेयरिंग कर सकते हैं, दो के साथ भी और तीन के साथ भी। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आगे हम बात करेंगे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, वो सारी चीजें तो अभी आगे चल के संकरण वगैरह ये सारी चीजें इसमें आएंगे। तो अभी तो अपन तो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, बेसिक की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा। तो एकल बंध वाले यौगिक कौन होंगे? संतृप्त। डबल बंध और त्रिबंध वाले कौन से होंगे? असंतृप्त। अब जो एकल बंध वाले होते हैं इनमें तो हम अध्ययन करते हैं एल्केन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो कौन आता है? एल्केन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। और असंतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध वाले आते हैं। तो जिनमें द्विबंध होता है उनके अंतर्गत तो एल्कीन, उन हाइड्रोकार्बनों को एल्कीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है उनको एल्काइन। तो देखो वैसे तो कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन अचक्रिय, चक्रीय, शाखित वगैरह, एरोमेटिक, एलिफेटिक, है ना, समचक्रीय, विषम चक्रीय, बहुत बड़ा वर्गीकरण है। लेकिन अपन डायरेक्ट अगर उस वर्गीकरण को देखेंगे तो वापस से वही जीरो हो जाओगे, फिर लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। इसलिए अगर आप बिल्कुल प्रारंभ से पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए प्रॉब्लम है तो फिर आप इस पैटर्न से चलिए, और इस पैटर्न से चलेंगे तो 100% आपको एक एक चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लियर हो जाएगी। तो ये एकल बॉन्ड हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन? एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन? एल्कीन और एल्केन। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां से हम हाइड्रोकार्बन से इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। तो इस हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्केन की। तो देखो इसका बेसिक लगभग मैं समझता हूं कि लगभग सबको पता होगा, और नहीं भी पता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ एल्केन, तो एल्केन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम एल्केन के फॉर्मूले निकालते हैं, एल्केन का सूत्र जो निकालते हैं वो सूत्र है CnH2n+2, जहां n नंबर है वो 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ये एल्केन में एक कार्बन भी हो सकता है
2 भी हो सकता है, 3 कार्बन की एल्केन भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है और 6 की भी हो सकती है। तो वो एल्केन है। मान लीजिए हमको 6 कार्बन की एल्केन बनानी है, 6 कार्बन के एल्केन का सूत्र बनाना है, तो एन का मान ले लो 6। 5 की एल्केन बनानी है तो एन का मान 5। 3 की एल्केन बनानी है तो एल का मान हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की एल्केन इस फॉर्मूले के द्वारा बनाई जा सकती है। दूसरी बात, अब इस एल्केन मान लीजिए एन का मान हमने यहाँ रखा 3, तो एन का मान 3 रखोगे तो सूत्र क्या आएगा, C3। 3 दूनी 6 और 2 8, हाइड्रोजन कितने, 8। मतलब 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, सहसंयोजक जब बॉन्ड बनेंगे, एकल बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो C3H8 आया, ये कौन सी एल्केन है, तो इस एल्केन का नाम क्या है। तो नाम के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो मूल शब्द और दूसरा प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न। अब एल्केन का प्राथमिक अनुलग्न तो है नहीं होता है, सिंपल सा याद करो। एल्केन जब हम पढ़ते हैं तो एल्केन बोले, एल्केन, एन की ध्वनि आ रही है तो एन ही इसका क्या हो गया, प्राथमिक अनुलग्न। एल्कीन, ईन की ध्वनि आ रही है तो एल्कीन में प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा, ईन। और एल्काइन, आइन लास्ट में आ रहा है तो एल्काइन में प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा, आइन। तो तीनों के अनुलग्न तो हम आसानी से याद कर सकते हैं, एल्केन का एन, एल्कीन का इन और एल्काइन का आयन। अब बात आती है कि ये मूल शब्द ये होता है उस एल्केन, एल्कीन या एल्काइन या कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। मान लीजिए उसमें एक ही कार्बन है तो उसका मूल शब्द लेते हैं हम मैथ। 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं हम एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है उसके लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ऐसे आगे चलते रहते हैं, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक वगैरह। ठीक, देखो आपको अगर वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है, हो सकता है मेरे से बेहतर पढ़ाने वाले बहुत है, अच्छे से अच्छे एक से एक अध्यापक है, बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले भी मिलेंगे। लेकिन यदि आपको वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप इनको जानते हो तो आपके लिए आसान चीजें हो सकती है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक भी विद्यार्थी, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय में अध्ययन कर रहा हो चाहे गवर्नमेंट विद्यालय में अध्ययन कर रहा हो, कोई भी विद्यार्थी जिसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन उसको परेशान कर रही है, तो इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको अगर ये कार्बनिक रसायन को आप मेरे बताए अनुसार, मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग टू अगर आप पढ़ोगे तो आपको कार्बनिक रसायन आज ही नहीं, 11th में ही नहीं, 12th और आगे तक भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं देगी।